अगर आपने कभी भी होटल बुकिंग कराई है तो आपने ओयो रूम्स को तो जानते ही होंगे और कभी ना कभी ओयो में गए भी होंगे। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ओयो रूम्स अगले कुछ सालों में बंद हो सकता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हाँ, मेरा भी वही रिएक्शन रहेगा। तो ऐसी क्या गलती कर रहे ओयो कि $10 बिलियन की कंपनी होने के बाद भी आज इस सिचुएशन में आ गई है कि ओयो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कई जगहों पर। और क्या कस्टमर और होटल ओनर्स ओयो से सेटिस्फाइड हैं और आप क्या सीख सकते हैं ओयो की इस मिस्टेक से, तो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। होटल एग्रीगेटर ओयो से जुड़े हुए होटल पार्टनर कंपनी से काफी नाखुश हैं और ओयो रूम्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। ओयो से अच्छे होटल की उम्मीद पर फिरा पानी, दिल्ली की रूही वाधवा की छुट्टियों का मजा हुआ किरकिरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी क्या गलती कर रहे ओयो कि बहुत सारे होटल ओनर्स ओयो छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं और कुछ कस्टमर्स भी अब ओयो जाना पसंद नहीं करते। तो किसी भी बिजनेस में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला उनका कंज्यूमर जिनसे वो पैसा कमाएगा और दूसरा उनका एम्प्लॉय जिनके जरिए वो पैसा कमाएगा। तो ओयो के ना तो होटल पार्टनर सेटिस्फाइड है और ना ही कंज्यूमर, जिनके कारण बहुत सारे जगहों पर होटल ओनर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और जिसमें से उनका कहना था कि ओयो उनके पेड ड्यूज़ को टाइमली क्लियर नहीं करता था और जब वो ओयो के कस्टमर केयर में कॉल करते थे तो उनके साइड से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। और इसके अलावा शुरुआती दिनों में जब ओयो होटल्स को अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट करता था तो ओयो जो कस्टमर को डिस्काउंट देता था उसका खर्च वो खुद बेयर करता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ओयो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए होटल ओनर्स को फोर्स करता है कि ओयो जो अपने कस्टमर को डिस्काउंट्स देता है उसको भी होटल ओनर्स को ही बियर करना पड़ेगा, जिसके कारण एक्चुअल बुकिंग प्राइस से कई बार आधे प्राइस में ही अपने रूम्स को देने पड़ते थे, जिससे होटल मालिकों के मार्जिन ही काफ़ी कम बचता था। तो ओयो एज ए होटल एग्रीगेटर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो खुद को फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में शिफ्ट कर लेता है और अपने फ्रेंचाइज मॉडल में बहुत सारे हिडन चार्जेस भी लगाता है, जिससे काफ़ी होटल्स को नुकसान भी उठाना पड़ता था। और इन्हीं रीजंस की वजह से ओयो के अगेंस्ट बहुत सारे होटल एसोसिएशन अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब होटल ओनर्स ओयो के सर्विसेज से इतना ज़्यादा परेशान हैं तो वो ओयो से डिलिस्ट क्यों नहीं कर लेते खुद को? तो यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि होटल्स को अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट करने से पहले ओयो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसमें अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटता है तो उनकी कुछ लीगल लायबिलिटीज़ होती है, कुछ पेनल्टीज़ पे करनी होती है। और ओयो से एग्ज़िट लेने में भी लगभग 90 डेज़ का समय लगता है, जो कि अगेन एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। और इन सब रीजंस की वजह से स्मॉल होटल ओनर्स खुद को चीटेड भी महसूस करते हैं ओयो में लिस्ट होने के कुछ टाइम बाद ही। और अगर बात करें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब जान लेते हैं कि ओयो की शुरुआत क्यों हुई थी। तो ओयो मार्केट की 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शुरू हुआ था। पहला था इनका कस्टमर एक्सपीरियंस। पहले जब कोई कस्टमर होटल्स में जाता था तो 11 AM के पहले उनको कोई भी चेक इन नहीं मिलता था और होटल रूम्स में भी काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस होता था। उनके बेडशीट थोड़े गंदे होते थे, उनके रूम्स और बाथरूम भी उतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होता था जितना कि अभी ओयो प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा उनको किसी भी टाइप की कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं मिलती थी, जैसे ब्रेकफास्ट, फ्री वाईफाई और भी बहुत कुछ जो ओयो अभी देता है, जिससे ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होता था। अगर कोई कस्टमर किसी अच्छे होटल में जाता था जहाँ उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी तो वहाँ की प्राइसिंग काफ़ी हाई होती थी, जो कि अगेन कस्टमर के बजट पर काफ़ी असर डालता था। और मार्केट की तीसरी नीड थी तो बहुत सारे छोटे होटल्स जो लगभग कोई भी कस्टमर नहीं आने के कारण लगभग बंद होने ही वाले थे, जिनकी उतनी बड़ी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती थी। उन सबको एक ही ब्रांड नेम के अंदर लाकर ओयो की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ओयो अभी भी वो काम कर रहा है जिसके लिए वो शुरू हुआ था? तो इसको समझने के लिए जानते हैं कि स्टोरी। तो बात करते हैं ओयो की एक कस्टमर की, जो बैंगलोर की एक IT प्रोफेशनल थी। जब वे ओयो बुक करने के बाद अपने डेस्टिनेशन होटल में पहुंचती है तो उनको रूम देने से ये कहते हुए मना कर दिया जाता है कि हमने तो ओयो से बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। और जब वे कस्टमर केयर से बात करती है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उनको रिफ़ंड देने की बात कही जाती है। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम फेस करी है, जिससे ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होता जा रहा है ओयो को लेकर। तो अब बात करें इनके लॉसेस की, तो 2019 में इनको 2364 करोड़ का, 2020 में 13,122 करोड़ का और 2021 में इनको 3,943 करोड़ का मोटा लॉस भी हुआ था। और ओयो आज के डेट में अराउंड 80 कंट्री में 800 सिटीज़ में ऑपरेट करता है और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि रातों रात ओयो बर्बाद हो जाएगा। और जब ओयो की शुरुआत हुई थी तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और इनके ऊपर काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी बन रही थी। तो ओयो का बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर इनको खुद को डूबने से बचाना है
तो इनको अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अपने कोर वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा, जिसके लिए वो स्टार्ट हुआ था, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट ये ले पाए और होटल ओनर्स को भी अपने साथ बांध के रख पाए। तो अगर आपको ऐसी केस स्टडी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।